हेलो एवरीवन, आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड दिस सिलेबस विल बी एप्लीकेबल फॉर ईएसी, एसएससी एंड ऑल। सो इस वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे ब्रिक मैसनरी। तो ब्रिक मैसनरी का अगर मैं आपसे कंपोनेंट पूछूं तो हमारे पास दो कंपोनेंट है। एक है ब्रिक मैसनरी बनाने में एक ब्रिक का यूज होगा, दूसरा हम यूज करेंगे मोर्टार का। ब्रिक को हमने अभी अभी देखा था, ब्रिक के बारे में अच्छे से पढ़ा था, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ ब्रिक, स्पेशल पर्पस ब्रिक, डिफेक्ट्स इन ब्रिक, इसके जितने भी थ्योरी थे इससे पहले वाले लेक्चर सीरीज में हमने कवर किया था। ओके, अब हम थोड़ा मैसनरी कैसे बनाते हैं, जैसे ब्रिक वॉल वगैरह, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इनके ऊपर डिस्कशन करने से पहले ब्रिक के जो कंपोनेंट हैं, जो मैंने आपको बताया, एक ब्रिक एक मोर्टार, ब्रिक के ऊपर हमने थोड़ा मोड़ा आइडिया गेन कर लिया है। अब थोड़ा मोर्टार के ऊपर आइडिया गेन करते हैं। ऐसे मोर्टार के बारे में भी मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मोर्टार से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में इन पॉइंट्स के आने की संभावनाएं अधिक होंगे। ठीक है, तो ब्रिक के बारे में तो आपको पता ही है। ब्रिक जनरली दो साइज में आती है। एक होता है उसका ट्रेडिशनल साइज या फिर कंट्री साइज। ट्रेडिशनल साइज और कंट्री साइज। अब ये साइज कितना है, ट्रेडिशनल साइज या फिर कंट्री साइज? 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। और स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज या फिर इसको हम मॉड्यूलर साइज भी कहते हैं, ये होती है 19 गुना 9 गुना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉमिनल साइज अगर हम बात करें वो कितना होगी? ब्रिक के साथ आप मोर्टार का थिकनेस ऐड कर दोगे, एक एक सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20 इंटू 20 सेंटीमीटर। अब वो कहलाएगी आपकी नॉमिनल साइज। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा मोर्टार के ऊपर। मोर्टार क्या है? मोर्टार एक तरह का पेस्ट है। किसका? बाइंडिंग मटेरियल का, फाइन एग्रीगेट का, इन वाटर। ठीक है, ये एक तरह का पेस्ट है, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट और वाटर का। इसका काफी यूज होता है। इसका यूज कर सकते हो फॉर बाइंडिंग डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक सच एज ब्रिक मैसनरी या फिर स्टोन मैसनरी में इसका यूज कर सकते हैं। मोर्टार का यूज प्लास्टरिंग पर्पस से किया जा सकता है ना? तो बहुत सारी बातें मोर्टार से रिलेटेड। मोर्टार हमारे पास जनरली दो तरह के होते हैं, अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं ऑन बेसिस ऑफ इट्स बल्क डेंसिटी। एक होता है हमारे पास हैवी मोर्टार और दूसरा होता है हमारा लाइट वेट मोर्टार। हैवी मोर्टार वो मोर्टार होते हैं जिनकी बल्क डेंसिटी, ये सब बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेंगे, एसएससी में। जिनकी बल्क डेंसिटी इज ग्रेटर देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको हैवी मोर्टार कहा जाता है। तो हैवी मोर्टार बनाने के लिए जो फाइन एग्रीगेट का यूज होगा वो भी हैवी होगा, जैसे कि क्वार्च और अदर सैंड। मतलब सिलिका बेस्ड सैंड का अगर हम यूज करते हैं मोर्टार बनाने में, देन दैट मोर्टार विल बी हैवी मोर्टार। लाइट वेट मोर्टार वो मोर्टार होगी जिसकी बल्क डेंसिटी विल बी लेस देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लाइट वेट मोर्टार को बनाने के लिए हम लाइट वेट एग्रीगेट का यूज करते हैं या फिर पोरस सैंड। ठीक है, वी यूज पोरस सैंड, जिसकी वजन हल्का होगी उसको यूज करोगे मोर्टार बनाने में, तो ऑब्वियसली उस मोर्टार का जो वेट होगा वो कम होगा, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोरस सैंड का यूज होता है, जैसे कि प्यूमाइस सैंड या फिर सिंडर, इनकी यूज होती है इन प्रिपेयरिंग लाइट वेट मोर्टार। ठीक है, नाउ अभी और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्टार होते हैं। अगर हम क्लासिफाई करें मोर्टार को बेस्ड ऑन द बाइंडिंग मटेरियल, ये तो हमने बताया था बेस्ड ऑन दी बल्क डेंसिटी। बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल अगर मैं बात करूं मोर्टार की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोर्टार होंगे, जैसे कि मान लो लाइम मोर्टार। ओके, लाइम मोर्टार वो मोर्टार होगी
जिसमें बाइंडिंग मटेरियल जो है क्या होगी, लाइम होगी, लाइम एज बाइंडिंग मटेरियल, लाइम एज बाइंडिंग मटेरियल। लाइम मोर्टार की प्लास्टिसिटी काफी अच्छी होती है, प्लास्टिसिटी काफी अच्छी होती है, इसलिए लाइम मोर्टार को आप ज्यादा इजीली यूज कर पाते हैं। ठीक है, लाइम मोर्टार की कोहेसिवनेस काफी अच्छी होती है, कोहेसिवनेस काफी अच्छी होती है। ठीक है, इसमें श्रिंकेज जो है काफी कम होगी, और लाइम मोर्टार आपको रेन वाटर पेनिट्रेशन को रोकेगा, मतलब रेन वाटर पेनिट्रेट करने नहीं देगा। ओके, इट ऑफर रेजिस्टेंस टू रेन वाटर पेनिट्रेशन, इट ऑल्सो ऑफर रेजिस्टेंस टू, ये सब बुलेट पॉइंट है, आपको याद रखनी है। इन सबको हमने डिटेल में मोर्टार वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है लॉजिक के साथ, इसका हर एक पॉइंट का फायदा क्या है, ओके, बुराई क्या है, सब कुछ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इट ऑल्सो ऑफर रेन वाटर रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर, यहाँ पे बस रिवीजन करवा रहा हूँ उन्हीं सब बातों का, एग्जाम ओरिएंटेड। रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर, पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर। नेक्स्ट, लाइम मोर्टार की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है। इसमें एक सबसे बड़ी डिमेरिट है कि लाइम मोर्टार धीरे धीरे सेट होता है, इसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बहुत धीमे से होता है, इट हार्डन्स स्लोली। ओके, सो अगर ये धीरे धीरे सेट होता है तो इसके कारण डिमेरिट क्या हो गया भाई, कि जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है वो स्लो हो जाता है, कंस्ट्रक्शन स्पीड reduces, समझ में आया बात? ओके, वर्क प्रोग्रेस विल बी स्लो। प्लस नेक्स्ट, लाइम मोर्टार की स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की खास करके, इज लेस देन सीमेंट मोर्टार। ओके, लाइम मोर्टार हम बना सकते हैं बाय यूजिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइम। आप फैट लाइम यूज कर सकते हो और हाइड्रोलिक लाइम को यूज कर सकते हो। ठीक है, फैट लाइम मतलब एक तरह का प्योर लाइम होता है जिसमें इम्प्योरिटी कम होती है, ये नॉन हाइड्रोलिक लाइम होती है जो कि पानी में सेट ना हो, नॉन हाइड्रोलिक लाइम। और जो हाइड्रोलिक लाइम होती है वो एक तरह का इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइम होता है और वो पानी में सेट हो जाएगा। मतलब हाइड्रोलिक लाइम का जो सेटिंग एक्शन है या फिर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन दी हाइड्रेशन कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन जो फैट लाइम है इसकी जो सेटिंग एक्शन है, इट इज बेस्ड ऑन दी कार्बोनेशन कॉन्सेप्ट। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वाटर बाहर निकलेगा, वहां पे वॉइड्स जो है, पोर्स खाली होंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे, कार्बोनेशन प्रोसेस होगी और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी जो कि एक ठोस पदार्थ है और जिस कारण से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीमे धीमे होती है, जल्दी से नहीं होती है। ठीक है, अब क्विकली इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा बुलेट पॉइंट फैट लाइम के बारे में। फैट लाइम सबसे पहला बात, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की कंटेंट बहुत होती है, CaO की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सेकेंड, इसकी जो सेटिंग एक्शन है ये कार्बोनेशन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का नॉन हाइड्रोलिक इन नेचर है, नॉन हाइड्रोलिक लाइम है। ओके, तीसरा, इसमें काफी ज्यादा श्रिंकेज होगा। ठीक है, इसमें श्रिंकेज बहुत ज्यादा होता है, श्रिंकेज विल बी मोर। इसलिए जब भी आप फैट लाइम को यूज करके मोर्टार प्रिपेयर करो तो हमारा जो प्रोपोर्शन रहता है, प्रोपोर्शन वो जनरली रहता है 1:2 to 1:3। ओके, अभी 1 पार्ट फैट लाइम तो 2 पार्ट सैंड, या फिर 1 पार्ट फैट लाइम तो 3 पार्ट
सैंड। इस प्रोपोर्शन में हम जनरली फैट लाइम को यूज करते हैं। ओके, दूसरी बात, चौथी बात, फैट लाइम को यूज करने से पहले हमेशा इसका स्लेकिंग किया जाता है। ऑलवेज स्लेक्ड बिफोर यूज, इसकी स्लेकिंग करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ, चूंकि ये नॉन हाइड्रोलिक इन नेचर है, मतलब पानी के कांटेक्ट में रहेगा तो ये सेट नहीं होगा, इस तरह डेवलपमेंट नहीं होगा, तो क्या हम इसे यूज कर सकते हैं एट डैम्प लोकेशन, मतलब जहां पे मॉइस्चर हमेशा रहती है, नहीं यूज कर सकते। तो अनसुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड एरिया। बहुत क्वेश्चन आते हैं इन सब टॉपिक से, आते रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से लिखिए, अच्छे से बुलेट नोट्स बना लीजिए। और इन डैम्प सिचुएशंस। नेक्स्ट, जो फैट लाइम है इसकी जो सोर्स है वो क्या है, ये एग्जांपल में पूछता है। सी सेल सोर्स है फैट लाइम की, वहां से फैट लाइम की उत्पन्न होती है ना। फैट लाइम को यूज करके 7 पॉइंट, फैट लाइम को यूज करके जो आप मोर्टार बनाओगे, उस मोर्टार को जनरली हम क्यों यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर प्लास्टरिंग पर्पस। जनरल इसका जो यूज है, इट इज फॉर प्लास्टरिंग पर्पस, ठीक है। नाउ सेकेंड, हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में और भी डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, ओके। जैसे कि फैट लाइम में आपका लाइम का कंटेंट ज्यादा होता है, इंप्योरिटी कम होती है, लेकिन हाइड्रोलिक लाइम में लाइम के साथ साथ अदर इंप्योरिटी भी रहती है, जैसे कि इसमें कुछ सिलिका भी रहता है, इसमें एल्यूमिना भी होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड भी कुछ होता है, प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, लेकिन अदर इंग्रेडिएंट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोलिक लाइम है, सेट अंडर वाटर, पहला पॉइंट, सेट अंडर वाटर, इसको लिख लो ब्रैकेट में, इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योरिटी ज्यादा, इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा होगा, मतलब लाइम कंटेंट कम होगी और बाकी इम्प्योरिटी अधिक होंगी। सेकेंड, सेट अंडर वाटर, तो ये कैन बी यूज्ड इन डैम्प लोकेशन, है ना। तो हाइड्रोलिक लाइम को यूज करके जो आप मोर्टार प्रिपेयर करोगे, तो जो वॉल्यूम ऑफ सैंड आपको चाहिए, वो जनरली उसका जो रेशियो है वो 1:2 होता है। हाइड्रोलिक लाइम को एक बार मिक्स कर दिया, इसका मोर्टार बना लिया, मोर्टार बनाने के विदिन 1 घंटा इसको यूज कर लेना है, ओके, मस्ट बी यूज्ड विदिन 1 आवर, नहीं तो ये सेट हो जाएगा सीमेंट जैसा, विदिन 1 आवर बेकार हो जाएगी, ओके। ये वाटर के अंदर में यूज कर सकते हो। इसका जो एक सोर्स है, सोर्स मतलब ये कहां से मिलता है खास करके, तो कंकर इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, कंकर, ओके। जैसे आपका फैट लाइम का सोर्स है सी सेल, उसी तरह हाइड्रोलिक लाइम का जो सोर्स है ये कंकर है। ये सब बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको याद दिलाने के लिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ। नाउ फिफ्थ पॉइंट, जो हाइड्रोलिक लाइम है इसको किस पर्पज से यूज करेंगे। देखो, जैसे मैंने बताया आपको फैट लाइम का जो यूज है हम जनरली उसको करेंगे फॉर प्लास्टरिंग पर्पस, लेकिन जो हाइड्रोलिक लाइम है उसका जो यूज हम करेंगे ना फॉर मोटर, एज ए मोटर फॉर ब्रिक मैसनरी, ठीक है, मैसनरी कंस्ट्रक्शन में इसकी यूज होगी। मोटर फॉर मैसनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मोटर अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, इट इज सुर्खी मोटर। देखो सुर्खी मोटर क्या है, सुर्खी मोटर में सुर्खी आपका मतलब एक पोजोलॉनिक मटेरियल होगा जो कि हम यूज करेंगे, फाइन एग्रीगेट की जगह हम सुर्खी का इस्तेमाल करते हैं। सुर्खी इज ए पोजोलॉनिक मटेरियल, तो इस तरह के मोटर में हम फाइन एग्रीगेट की जगह हम सुर्खी को यूज करेंगे। तो देखो जब भी आप सुर्खी यूज करोगे, सुर्खी जो है ना ये केमिकली इनर्ट नहीं है, इट इज केमिकली
एक्टिव। तो अगर ये केमिकली एक्टिव है तो इसको सीमेंट मोर्टार के साथ, सीमेंट मोर्टार में इसका हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीमेंट मोर्टार में हमें क्या चाहिए, सम इनर्ट मटेरियल, ऐसा मटेरियल चाहिए एज ए फाइन एग्रीगेट जो कि आपका सीमेंट के साथ रिएक्ट करके कोई अदर कंपाउंड वगैरह ऐसा कोई ना बना दे जिस कारण से आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन वगैरह हो। हम इसलिए वहां पे इनर्ट मटेरियल का फाइंड करते हैं, मतलब इनर्ट मटेरियल का रिक्वायरमेंट पुट करते हैं, जैसे कि हमारा सैंड। नहीं तो एक एग्जांपल मैंने बताया था, एक प्रॉब्लम सिलिका एग्रीगेट रिएक्शन है ना, SAR, तो वो भी सॉरी अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, AAR, सिलिका एग्रीगेट रिएक्शन बोले, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, उस कारण से क्या है वो क्रैक डेवलपमेंट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम केमिकली इनर्ट मटेरियल को यूज करने का कोशिश करते हैं, लेकिन सुर्खी इज केमिकली एक्टिव, इसलिए सुर्खी को कभी सीमेंट मोर्टार के साथ यूज नहीं करेंगे। तो आप इसको लाइम के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइम के साथ यूज कर सकते हैं। सुर्खी जो है इसकी जो अगर साइज की क्लासिफिकेशन में बताऊं, इट शुड पास 4.75 mm सीव, ओके, लेकिन इसका 0 से लेके 15% कम से कम मैक्सिमम आपका रिटेन्ड होना चाहिए, नहीं 0 से 15% कम से कम पास होना चाहिए 150 mm सीव से, 150 mm माइक्रॉन सीव से, माइक्रॉन सीव मतलब जो भी सुर्खी है वो सारा का सारा 4.75 mm से पास होना चाहिए। अब उस टोटल सुर्खी का 0 से लेके 15% और थोड़ा फाइन होना चाहिए, मतलब वो 150 माइक्रॉन mm सीट से पास होना चाहिए, ठीक है। सुर्खी को हम ऑर्डिनरी मेसनरी वर्क के लिए यूज करेंगे, ऑर्डिनरी जस्ट ऑर्डिनरी, जैसे कि फाउंडेशन या फिर सुपर स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। इसको हम प्लास्टरिंग या फिर पॉइंटिंग वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते, इसे हम प्लास्टरिंग या फिर पॉइंटिंग वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते। आप जस्ट इसको मेसनरी कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे। इस पॉइंट को लिख लीजिए, इट इज नॉट यूज्ड इन पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग वर्क, इन प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क। used for ordinary masonry construction, फाउंडेशन वगैरह में इसका यूज कर सकते हो। तो इसको प्लास्टरिंग या फिर पॉइंटिंग वर्क के लिए हम इसका यूज क्यों नहीं करेंगे? देखो वो ये बात है कि सुर्खी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसका वेदरिंग रेजिस्टेंस काफी पुअर होती है, लो वेदरिंग रेजिस्टेंस। तो अगर वेदरिंग रेजिस्टेंस काफी पुअर है तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा ना तो वो झड़ जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, समझ में आया? वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो उसको एज ए प्लास्टरिंग या फिर पॉइंटिंग वर्क यूज करने का कोई मतलब है क्या? क्योंकि प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क तो वो तो हमेशा एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड रहता है, तो इसका प्लास्टरिंग या फिर पॉइंटिंग वर्क में यूज करने का इसका कोई मतलब नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाता हूँ सुर्खी से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके। इसकी वेदरिंग रेजिस्टेंस ऐसे लिख लीजिए, लो वेदरिंग रेजिस्टेंस, दैट इज डिसइंटीग्रेट आफ्टर सम टाइम, डिसइंटीग्रेट आफ्टर सम टाइम। इन सब चीजों को मैंने मोर्टार वाले चैप्टर में डिटेल में अच्छे से समझा रखा है, जस्ट यहाँ पे मैं उन बातों को याद दिला रहा हूँ ताकि आपका एक रिवीजन सेशन भी चले, और फिर क्योंकि इसके बाद हम इस ब्रिक मेसनरी इसमें कंटिन्यू करेंगे तो आपका एक रिवीजन सेशन जैसा चले, इसलिए इन सब बातों को मैं याद दिला रहा हूँ। नाउ सुर्खी को हम कभी कभी लाइम के साथ ऐड करते हैं, लाइम मोर्टार के साथ श्रिंकेज को कम करने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। सुर्खी इज added to the lime mortar to prevent shrinkage of lime mortar, to prevent shrinkage of lime mortar, clear है?
नेक्स्ट टाइप ऑफ मोटर अगर बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल हम बात करें आपसे, तो वो होगी सीमेंट मोटर। ठीक है, सीमेंट मोटर में आपका सीमेंट जो है ये बाइंडिंग मटेरियल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, जो प्रोपोर्शन में आप सीमेंट मोटर बनाओगे वो प्रोपोर्शन हो सकती है 1:2 से लेके 1:6 तक का हो या और ज्यादा। तो ये जो प्रोपोर्शन है आपको जो सेलेक्ट करना है किन बातों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। ठीक है, ये खास करके इन दो बातों पे डिपेंड करती है कि आपका जो सीमेंट मोटर का प्रोपोर्शन है वो किस रेंज में लेना है। ठीक है, नाउ सीमेंट मोटर में हम जनरली सैंड ही यूज करते हैं। वी यूज एज फाइन एग्रीगेट, हम सैंड यूज करते हैं, हम सुर्खी का यूज नहीं करेंगे। तो सीमेंट मोटर को बनाते वक्त जो सैंड हम यूज करते हैं, तो ये क्या, इससे क्या फायदा मिलता है? सबसे बड़ी बात तो श्रिंकेज रिड्यूस होती है। श्रिंकेज रिड्यूस होती है, उसका रीजन क्या है? श्रिंकेज रिड्यूस होने का जो कंसेप्ट मैंने मोटर वाले चैप्टर में समझाया था, वहां पे अब यूजेस ऑफ सैंड, ये किस तरह से श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। ठीक है, श्रिंकेज आपका रिड्यूस होगा, प्लस ये सैंड होने के कारण जो बाइंडिंग मटेरियल की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ओके, इसको डिक्रीज करता है। ओके, reduces क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। मेन फंक्शन लिखवा रहा हूँ, ऐसे तो मैंने बहुत सारे फंक्शन लिखवाए थे, मेन फंक्शन जो आपको ध्यान रखनी है, reduces क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। तो अगर बाइंडिंग मटेरियल का क्वांटिटी कम हो गया तो क्या ओवरऑल मोटर की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। तो कॉस्ट बेनिफिट, समझ में आया? ये साइन की काम है। ध्यान देना कि सुर्खी जस्ट ए मिनट, सुर्खी इज नॉट यूज्ड फॉर सीमेंट, नॉट यूज्ड इन सीमेंट मोटर, क्योंकि सुर्खी जो है वो केमिकली इनर्ट मटेरियल नहीं है, वो केमिकली एक्टिव मटेरियल है। इसलिए वो सीमेंट जो है उसके साथ रिएक्ट करके कोई ऐसे कंपाउंड को बना देगा जिस कारण से आपका जो मोटर है उसमें खामियां देखने को मिले, डिफेक्ट्स देखने को मिले, है ना। इसलिए हम सुर्खी को यूज नहीं करेंगे, हम जस्ट सैंड का यूज करते हैं। सीमेंट मोटर जो है ये तो सीमेंट है, और इसकी जो सेटिंग एक्शन है वो क्या है? हाइड्रेशन प्रोसेस के तहत इसकी सेटिंग एक्शन होती है। इसका डिफरेंट यूज है, बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी। अगर यूज का मैं बात करूं, आप इसको प्लास्टरिंग के पर्पज से यूज कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो डीपीसी के लिए, आप उसको पॉइंटिंग वर्क के लिए यूज कर सकते हो, है ना। तीनों तरह के, हर एक तरह के इस्तेमाल में आप सीमेंट मोटर को ला सकते हैं। ओके, नाउ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू सीमेंट मोटर। देखो, सीमेंट मोटर आप जैसे ही बनाओगे तो उसको तुरंत यूज कर लेना, मतलब लगभग एक स्टैंडर्ड है इनिशियल सेटिंग टाइम, जनरली हर एक तरह का सीमेंट का 30 मिनट होता है मैक्सिमम टाइप ऑफ सीमेंट का। सो इट शुड बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग विदिन 30 मिनट्स, विदिन 30 मिनट। ओके, लेट्स सपोज सीमेंट मोटर को आप यूज कर रहे हो, आप इन मेसनरी कंस्ट्रक्शन ब्रिक के साथ यूज करो या फिर स्टोन के साथ यूज करो, तो एक बात की ध्यान रखना आप लोग कि ब्रिक या फिर स्टोन जो है इसको हम पूरी तरह से पानी में डुबो के सैचुरेट कर देंगे सबसे पहले, ताकि ब्रिक या स्टोन की जो सक्शन है वो कम हो जाए। क्यों? अगर इसकी सक्शन रहेगी तो आप जैसे ही मोटर को यूज करोगे ब्रिक या फिर स्टोन के साथ, तो मोटर के अंदर जो पानी है वो ब्रिक या स्टोन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मोटर के अंदर पानी कम हो जाएगी। तो जो हाइड्रेशन होने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो मिलेगी नहीं मोटर को। तो अगर वो मोटर को मिलेगी नहीं तो क्या मोटर का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा? तो क्या अगर मोटर का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा तो क्या मेसनरी की स्ट्रेंथ आपका रिड्यूस हो जाएगा? समझ में आया? आपका वीक मोटर ज्वाइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें नहीं अलाउ करनी है
आप ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, मेसनरी बनाते वक्त स्टोन या फिर ब्रिक का इनको पूरी तरह से पहले सैचुरेट कर देंगे, ठीक है। नाउ अगर मान लो कि जो भी मेसनरी बनाया उस पर आपने प्लास्टरिंग कर दिया, आपने क्या किया, प्लास्टरिंग वगैरह चढ़ा दिया है, तो प्लास्टरिंग चढ़ा दिया तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, हमको कम से कम क्यूरिंग करते रहना है, कंप्लीटली मॉइस्ट क्यूरिंग करते रहना है, पानी का छिड़काव उस प्लास्टरिंग सरफेस के ऊपर करते रहना है फॉर एटलीस्ट 7 डेज। तो क्यूरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम मिनिमम 7 दिनों तक आपको करते रहना है, ठीक है। इन 2 बातों की खास करके ध्यान रखिएगा, ओके। 3 बातों की एक्चुअली, एक बात बीच में मैंने बोला था अभी वो सैचुरेशन वाला, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन एक टॉपिक से उठाता है और वो टॉपिक है प्रोपोर्शन, ओके। प्रोपोर्शन ये बड़ा ही फेवरेट सा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल डीपीसी का प्रोपोर्शन तो पूछता है, डीपीसी या फिर आपका सीमेंट कंक्रीट रोड, सीसी पेवमेंट, डीपीसी या फिर सीसी पेवमेंट बनाने के लिए जो हम मोर्टार की प्रोपोर्शन जनरली यूज करते हैं इट इज 1:2, और ये सीमेंट मोर्टार होगा, ये सीमेंट मोर्टार की प्रोपोर्शन बता रहा हूं, ये पहला याद रखना डीपीसी के लिए। दूसरा आपको याद रखना है जनरल आरसीसी वर्क जैसे कि आपका लिंटल हो गया, पिलर हो गया, स्लैब एक्सेट्रा, लिंटल, पिलर, स्लैब, ये सारे जनरल आरसीसी वर्क हो गए, ठीक है। तो इनके लिए जो मोर्टार की प्रोपोर्शन आप यूज करोगे, मोर्टार की जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी जो प्रोपोर्शन आप यूज करोगे, तो सीमेंट मोर्टार को हम यूज करेंगे इन प्रोपोर्शन 1:3। और जनरली जो कंक्रीट तो रिक्वायर डिजाइन होता है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, लेकिन कंक्रीट की एक जनरल रिकमेंडेशन है, ओके, कंक्रीट की मिक्स प्रोपोर्शन की, उसको भी याद रखना है तो रख लीजिए। हो सकता है कोई छोटे मोटे एग्जाम में पूछ ले, ऐसे पूछेगा नहीं, ये सब बहुत बेकार चीज है, लेकिन हो सकता है एसएससी जैसे एग्जाम में कभी उठा ले या फिर कोई जेई जैसे एग्जाम में कभी ये सब भी पूछ ले, ठीक है। ये जनरल प्रोपोर्शन है कंक्रीट की, और ये मोर्टार यूज होता है ये प्रोपोर्शन में 1:3, सॉरी दिस इज सीमेंट मोर्टार इन 1:3। नाउ अभी फॉर एग्जांपल प्लास्टरिंग वर्क, थर्ड प्लास्टरिंग वर्क। तो प्लास्टरिंग वर्क के लिए अगर सीमेंट मोर्टार का हम बात करें तो ये 1:3 फॉर आउटर सरफेस और 1:4 फॉर इंटरनल, क्योंकि आउटर सरफेस ज्यादा वेदर को एक्सपोज्ड है तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। नाउ लाइम मोर्टार का अगर मैं बात करूं तो ये पहला था सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार का जो यूज होगा फॉर प्लास्टरिंग वर्क इट विल बी 1:2, ठीक है। इस पर से डायरेक्ट एग्जाम में आपका एक बार शॉर्ट नोट्स भी आ चुका है ईएस के कन्वेंशनल एग्जाम में, ओके, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंटिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क के लिए हम जनरली सीमेंट मोर्टार का यूज करेंगे, और सीमेंट मोर्टार की जो प्रोपोर्शन होगी वो या फिर 1:1 फॉर एक्सटर्नल या फिर 1:2 फॉर इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल चल रहा है ये, क्योंकि एक्सटर्नल करोगे वो वेदर के इफेक्ट में डायरेक्टली है, तो वेदर के इफेक्ट में डायरेक्टली है तो ज्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए उसका। नाउ नेक्स्ट आरसीसी ब्रिक वर्क, reinforced cement concrete, reinforced brick work, not reinforced cement concrete, reinforced brick work। इसके लिए जो सीमेंट मोर्टार की प्रोपोर्शन है इट इज 1:3, ठीक है। नाउ स्टोन मैसनरी, स्टोन मैसनरी के लिए हम लाइम मोर्टार का यूज करते हैं, ठीक है। हम यूज करेंगे किसका, अगर स्टोन अच्छे क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी स्टोन या फिर बेस्ट क्वालिटी स्टोन,
बेस्ट क्वालिटी स्टोन, तो हम लाइम मोर्टार का यूज करेंगे और जो प्रोपोर्शन होगी वो होगी आपका 1:2। और यहाँ पे जो लाइन आप यूज करोगे इट विल बी इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइन, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइन। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट, अगर सेम स्टोन मैसनरी या फिर स्टोन मैसनरी विथ ऑर्डिनरी स्टोन मैसनरी, इसमें हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी स्टोन की, उतने खास क्वालिटी के नहीं है, नॉर्मल जो लोकली पाए जाते हैं वही सब, या फिर ब्रिक वर्क के लिए, या फिर फाउंडेशन में कोई काम करनी है तो एक्सेट्रा। इसके लिए जो प्रोपोर्शन आपकी चलेगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लाइम मोर्टार की, तो लाइम मोर्टार की प्रोपोर्शन रहेगी 1:2। ओके, अब यहाँ पे जो लाइम आप यूज करोगे वो आप इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम और मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम दोनों को यूज कर सकते हैं। EHL इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम और मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। लेकिन बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टोन के साथ अगर वर्क करनी है तो हम लाइम मोर्टार का यूज करेंगे और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज करेंगे और 1:2 के प्रोपोर्शन में। अगर यहाँ पर मैं सीमेंट मोर्टार की बात करूं आपसे, तो सीमेंट मोर्टार का जो प्रोपोर्शन होगा वो होगा 1:6। ओके ओके, नाउ और कुछ बातें हैं, जैसे कि रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क का हमने लिखवा दिया। रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क सीमेंट मोर्टार, अच्छा इसको चेंज करिए, सॉरी, रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क सीमेंट मोर्टार 1:3, नॉट 1:2, 1:3, गलती हो गई थी, 1:3। नाउ अगर मैं बात करूं, एक प्रोसेस होती है ग्राउटिंग, तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे सीमेंट मोर्टार, उसकी प्रोपोर्शन होगी 1:1.5, 1:1.5। अब ये जो ग्राउटिंग प्रोसेस है ये क्या है, सीमेंट का स्लरी बना लेंगे, मतलब मोर्टार बना लेंगे, और जहां पे भी क्रैक वगैरह डेवलप हुए होंगे ना आपके सरफेस पे, उस क्रैक के अंदर इस मोर्टार को फिल कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये क्रैक आपका केवल क्रैक भर जाता है। ठीक है, बस ये ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं कि हमको स्ट्रेंथ बनानी है, क्रैक हो गया, स्ट्रेंथ उसका कम हो रहा है तो हमको फिर से स्ट्रेंथ बनानी है तो मैं मोर्टार भर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव मेरा नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्ट मेरे को क्रैक भरना है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्राउटिंग। ओके, ग्राउटिंग में ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथ गेनिंग नहीं होता है, जस्ट टू फिल द क्रैक एंड मेक ए इवन सरफेस, ये आपका कंसेप्ट होती है ग्राउटिंग की। ध्यान रखना, ये सब भी पूछे जा सकते हैं ग्राउटिंग के डेफिनेशन के अंदर। ओके, जितने भी बात हम बताएंगे आपको वीडियो के अंदर, वो बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन बातों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, लिखवाते हैं तो वो तो अलग है, उतना तो कम से कम बाय डिफॉल्ट याद रखना है, लेकिन जो बातें हैं उनको हमेशा, उनको भी ध्यान में रखना है। सब कुछ लिखवा नहीं सकते, इसलिए बोलना पड़ता है। आप 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो को, रिमेम्बर हो जाएगी। ग्राउटिंग का पर्पस क्या है, टू जस्ट टू फिल द क्रैक, ओके, नॉट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। तो ग्राउटिंग के लिए सीमेंट मोर्टार की जो प्रोपोर्शन होगी 1:1.5। गनिटिंग आ चुकी है, एग्जाम में आती रहती है। सीमेंट मोर्टार की जो प्रोपोर्शन होगी वो आप यूज करोगे 1:3। ठीक है, इस केस में जो सीमेंट मोर्टार की प्रोपोर्शन होगी वो हम यूज करेंगे 1:3। वेल, तो इतना आपको कम से कम इसमें ध्यान रखना, इन प्रोपोर्शन में एनी टाइम इतने प्रोपोर्शन आपको ध्यान रखनी है। और ये लॉजिक ध्यान रखना है कि अगर प्लास्टरिंग करें तो 2 सरफेस पे कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। अगर पॉइंटिंग करें तो 2 सरफेस पे कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। तो एक्सटर्नल करेंगे तो वेदर को एक्सपोज्ड होती है चीजें, तो वेदरिंग रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा होना चाहिए, तो इसके कारण स्ट्रेंथ ज्यादा मांगता है। तो जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा रिच हो जाता है। रिच कहने का मतलब है हाई प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि 1:1,
1:2, 1:1 के कंपैरिजन में 1:1 रिच है, समझे। और एक तरह का मोर्टार होता है जिसको हम कहते हैं गाउस्ड मोर्टार, या फिर क्या लाइम सीमेंट मोर्टार, या फिर कंपोजिट मोर्टार। इसमें क्या है, लाइम मोर्टार का जो डिमेरिट है वो क्या है, वो जल्दी से सेट नहीं होता है, तो उसमें हम थोड़ा सीमेंट मिला देते हैं ताकि वो जल्दी से सेट हो जाए। ये जो मेथड है इसको कहा जाता है मेथड ऑफ गाउजिंग, ठीक है। तो जो गाउज्ड मोर्टार है ये क्या, इट इज जस्ट ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड लाइम इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। अभी इसमें जो डिफरेंट प्रोपोर्शन, अगर मैं बात करूं लाइम और सीमेंट की, सॉरी ये या फिर सीमेंट एंड लाइम की, सीमेंट और लाइम की अगर मैं प्रोपोर्शन बात करूं गाउस मोर्टार में, ये प्रोपोर्शन होता है 1:6 to 1:8, मतलब 1 पार्ट सीमेंट तो 6 पार्ट लाइम, 1 पार्ट सीमेंट तो 8 पार्ट लाइम बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये प्रोपोर्शन ध्यान रखना है। जो गाउस मोर्टार होती है वो इकोनॉमिकल होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होती है, डेंस होती है। गाउस मोर्टार का वाटर रिटेंटिविटी काफी अच्छा हो जाता है, वाटर रिटेंटिविटी काफी अच्छा हो जाता है। ये बेसिकली अच्छा क्यों हो जाता है, लाइम होने के कारण इसकी वाटर रिटेंटिविटी बढ़ जाती है, तो वर्किंग क्वालिटी बढ़ जाती है, तो वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्लस बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल स्टोन में यूज किया, ब्रिक में यूज किया, तो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती है, ठीक है, ये भी बढ़ जाएगी। इसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें लाइम सीमेंट दोनों है, जल्दी से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी हो जाएगा। इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, हर एक जगह इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, हर एक जगह यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट इट इज नॉट यूज्ड फॉर टॉल बिल्डिंग। बहुत ऊंचा ऊंचा अगर बिल्डिंग्स है उसके लिए हम यूज नहीं करेंगे इसे, वहां पे हम सीमेंट मोर्टार का ही यूज करते हैं जनरली, ठीक है। और बाकी हर जगह पे आप यूज कर सकते हो इसको डिफरेंट पर्पज से, फॉर एग्जांपल स्टोन मैसनरी में यूज कर सकते हैं, ब्रिक मैसनरी में यूज कर सकते हैं, पॉइंटिंग वर्क में यूज कर सकते हैं, है ना, पॉइंटिंग ऑफ द जॉइंट ऑफ मैसनरी, प्लास्टरिंग वर्क के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ओके। फिर कैविटी वॉल बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगर यूजेस का मैं बात करूं तो यूजेस का तो लिखो हाफ ब्रिक वॉल, हाफ ब्रिक वॉल, हाफ ब्रिक वॉल का एग्जांपल एक वॉल होती है कैविटी वॉल, ये हाफ ब्रिक वॉल का एग्जांपल है। फिर इसको बनाने में एज ए मोर्टार आप यूज कर सकते हो, या फिर इन मैसनरी, इन स्टोन एंड ब्रिक मैसनरी, स्टोन एंड ब्रिक मैसनरी, फिर आपका इसका यूज कर सकते हो प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग एंड प्लास्टरिंग वर्क, हर तरह का यूज है पॉइंटिंग एंड प्लास्टरिंग वर्क। बस ध्यान रखना कि इसका यूज हम टॉल बिल्डिंग के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स के लिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। सो ये तो कुछ मेजर या फिर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोर्टार थे बेस्ड ऑन योर बाइंडिंग मटेरियल। और भी इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्टार होते हैं जो बाइंडिंग मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि जिप्सम मोर्टार, इसमें जो आपका बाइंडिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा, जिप्सम। मड मोर्टार, मड मोर्टार में जो बाइंडर होगा आप वो क्ले होगा, अपना क्या होगा बाइंडर, क्ले, ठीक है। और उसको यूज करके जो मोर्टार बनाएंगे वो बनेगा मड मोर्टार। मड मोर्टार चूंकि आप मिट्टी को यूज करके बना रहे हो, मड मोर्टार, मड मोर्टार चूंकि आप मिट्टी को यूज करके बना रहे हो, तो क्या ये सबसे ज्यादा सस्ता नहीं होगा, चीपेस्ट नहीं होगा, है ना। तो इसको यूज करके बहुत बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। मड मोर्टार का तो गांव गांव वगैरह में देखे हो, मिट्टी के मोर्टार को बना के, क्ले को यूज करके उसका मोर्टार बना के मैसनरी कंस्ट्रक्शन भी कर देते हैं और बहुत सालों सालों तक वो चलता है, ठीक है। आप मड मोर्टार को यूज करके सरफेसिंग कर सकते हो, सब फ्लोर को सरफेसिंग कर सकते हो, है ना। जैसे गांव के जो घर होते हैं देखिए, मतलब आपको खपड़े का जो घर होता है, जो मिट्टी का दीवारें होती हैं, उनके घर में भी जाओगे तो जो फ्लोर होगा वो मिट्टी का ही होगा,
है ना। तो वो बेसिकली क्या यूज हुआ है वहां पे, मड मोर्टार का यूज हुआ है फॉर सरफेसिंग फ्लोर। तो सबसे पहले तो लिखिए ये चीपेस्ट होगा, चीपेस्ट सबसे सस्ता, क्योंकि लोकली अवेलेबल मटेरियल जैसे कि मड वगैरह को यूज करके या फिर क्ले को यूज करके आप मड मोर्टार बना सकते हो। इसका डिफरेंट यूज है, मेजनरी यूज, मेजनरी, फ्लोर सरफेसिंग, फ्लोर सरफेसिंग, वॉल प्लास्टरिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इससे कर सकते हैं। नाउ मड मोर्टार में जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है वो क्यों होता है, सोचो सोचो, सोच लिया, मड मोर्टार में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट क्यों होगा? सीमेंट में हाइड्रेशन, लाइम में कार्बोनेशन, तो मड में क्यों होगा? हाइड्रेशन कार्बोनेशन ये सब तो कुछ है नहीं इसमें। मड सूखेगा, सूख जाएगा, पानी उससे इवापोरेट हो जाएगी, वो सूख जाएगा तो उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाएगा, ड्राइंग। समझ रहे आप? कभी कभी मड मोटर की स्ट्रेंथ को या फिर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ उसमें एडिशनल मटेरियल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सम फाइबर ऐड कर सकते हैं श्रिंकेज वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, है ना। फाइबर ऐड कर दिया या फिर सैंड को भी ऐड कर दिया, ये भी आपका क्या है, श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। ओके, और बस सीमेंट थोड़ा ऐड कर दिया मान लो, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो हम कुछ डिफरेंट मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, सीमेंट हो, सैंड हो, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, एड सम फाइबर मटेरियल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर। तो ये तो हो गई मोटर बेस्ड ऑन योर टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। अभी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एप्लीकेशन हमारा फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन चलता है, जैसे कि ब्रिक लेइंग मोटर, मतलब ईंटे को बिछाने के लिए जो मोटर का यूज करेंगे उसको हम कहेंगे ब्रिक लेइंग मोटर। ओके, ना मैसनरी वर्क के लिए, मतलब मैसनरी वर्क में ब्रिक को बिछाने के लिए जो मोटर हम यूज करते हैं वो या फिर आपका सीमेंट मोटर होगा, या फिर आपका लाइम मोटर होगा, या फिर लाइम सीमेंट मोटर, तीनों तरह के मोटर को आप यूज कर सकते हो। नेचर ऑफ एप्लीकेशन, फिनिशिंग या फिर डेकोरेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि प्लास्टरिंग वर्क एक तरह का फिनिशिंग वर्क है ना, तो वहां पर भी हम मोर्टार का यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हम मोर्टार का यूज करते हैं। सीमेंट और लाइम मोर्टार को जनरली यूज किया जाता है फॉर ऑर्डिनरी प्लास्टरिंग वर्क। और भी इसके अलावा डिफरेंट स्पेशल पर्पस मोर्टार है जो कि हमने मोर्टार वाले चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जैसे कि फायर रेजिस्टेंट मोर्टार, लाइट वेट मोर्टार, पैकिंग मोर्टार, साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार, एक्सरे शील्डिंग मोर्टार, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया था। फायर रेजिस्टिंग मोर्टार में मतलब हम ऐसे सीमेंट को यूज करेंगे जिसमें अलुमिना कंटेंट अधिक हो, हाई अलुमिना सीमेंट को यूज करके हम मोर्टार अगर बना दें। ओके, और फायर ब्रिक जो है, फायर ब्रिक इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझाया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक, तो वहां पे फायर क्ले ब्रिक समझाया था जो कि हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाए। तो उसका पाउडर अगर हम ऐसे फाइन एग्रीगेट यूज करें तो ऑब्वियसली जो फायर रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो उसको हम फायर ले मतलब फायर ब्रिक मोर्टार भी आप कह सकते हो, है ना, या फिर फायर क्ले मोर्टार ऐसे भी कह सकते हो। उसको हम यूज करेंगे किसमें, फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स। लाइट वेट मोर्टार, वही चीज मैंने बताया था, लाइट वेट एग्रीगेट को यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था प्यूमाइज, सिंडर, ये सारे लाइट वेट मटेरियल है, या फिर सॉ डस्ट, वुड पाउडर, जूट फाइबर, ये सब भी ऐड कर सकते हो टू लाइम या फिर सीमेंट मोटर या फिर कंपोजिट मोटर टू मेक दी मोटर लाइट वेट। ओके, सैंड के जगह हम सॉ डस्ट, वुड पाउडर, जूट फाइबर्स या फिर प्यूमाइज, सिंडर, इन सब चीजों का यूज कर लेंगे। लाइट वेट मोटर में एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है या फिर हीट प्रूफ प्रॉपर्टी होती है और साउंड प्रूफ प्रॉपर्टी होती है। लाइट वेट मोटर का जो जनरल यूज है इट इज हीट प्रूफ एंड साउंड प्रूफ। लिख लो एक नोट बना के कि लाइट वेट मोटर आर गुड फॉर हीट इंसुलेटिंग एंड साउंड प्रूफिंग, हीट इंसुलेटिंग एंड साउंड प्रूफिंग। ओके, और भी डिफरेंट मोटर है, जैसे साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर। साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर आपका
नॉइस लेवल को रिड्यूस कर देगा, मतलब बाहर कितना भी हल्ला गुल्ला हो रहा है आपके अंदर में आएगा नहीं उतना हल्ला गुल्ला। तो मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप बना रहे हो कहीं पर, या फिर ऐसा कोई मीटिंग हॉल वगैरह बना रहे हो, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह बना रहे हो, तो क्या हमें वहाँ पे साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार का यूज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार की जो डेंसिटी होगी ये 6 से 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच की होती है। 6 से 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच की होती है। साउंड मोर्टार को बनाने के लिए, साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार को बनाने के लिए जो बाइंडिंग मटेरियल का हम यूज करेंगे वो आपका पोर्टलैंड सीमेंट, लाइम, जिप्सम, स्लैग एक्सेट्रा, ये सब चीजें हो सकती हैं। और हम लाइट वेट पोरस एग्रीगेट का यूज करेंगे साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार को बनाने के लिए। हम ध्यान रखना, लिख लो यहाँ पे कि साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार SAM को बनाने के लिए हमको लाइट वेट पोरस एग्रीगेट यूज करना है। लाइट वेट पोरस एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट की जगह। और इसके एग्जांपल क्या होंगे? फ्यूमाइस एंड सिंडर। फ्यूमाइस एंड सिंडर। साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार की जो डेंसिटी होगी ये 6 से 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की होगी, मतलब ये एक तरह का लाइट वेट मोर्टार है। लाइट वेट मोर्टार की दो खास बातें क्या है? हीट प्रूफिंग एंड साउंड एब्जॉर्बिंग, या फिर साउंड प्रूफ। तीसरा कह रहे हैं एक्सरे शील्डिंग मोर्टार। एक्सरे शील्डिंग मोर्टार मतलब एक्स रेडिएशन वगैरह को कमरे से बाहर जाने नहीं देगा, उसको रोक के रखेगा, तो उसको कहा जाता है एक्सरे शील्डिंग मोर्टार। तो जहाँ पे एक्सरे रूम है उसके दीवार को, छत को प्लास्टरिंग करने के लिए हम एक्सरे शील्डिंग मोर्टार का यूज कर सकते हैं। एक्सरे केबिन वगैरह में और प्लास्टरिंग वॉल एंड सीलिंग वी विल यूज एक्सरे शील्डिंग मोर्टार। एक्सरे शील्डिंग मोर्टार जो है इसके बारे में लिख लो दो बातें। एक्सरे शील्डिंग मोर्टार इसके बारे में लिख लो दो बातें कि इसको यूज करेंगे फॉर प्लास्टरिंग ऑफ वॉल एंड सीलिंग ऑफ एक्सरे केबिन। दूसरी बात, ये हैवी टाइप ऑफ मोर्टार होता है। हैवी, लाइट वेट नहीं होती है, ये हैवी होती है। इसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो इट इज ग्रेटर देन 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो काफी हैवी मोर्टार होती है। इस मोर्टार को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम थोड़ा हैवी एग्रीगेट को यूज करेंगे, ठीक है? हैवी एग्रीगेट को यूज करेंगे, जैसे कि मतलब बाइंडिंग मटेरियल क्या यूज हो सकता है? सबसे पहले बाइंडिंग मटेरियल पे बात करें, सीमेंट, लाइम, जिप्सम एक्सेट्रा, ये सब आपका बाइंडिंग मटेरियल हो सकता है। इसके साथ हम थोड़ा लाइट वेट एग्रीगेट का भी यूज करेंगे, फ्यूमाइस एंड सिंडर का, और हम सैंड का भी यूज करेंगे फ्रॉम हैवी रॉक। हैवी रॉक्स जैसे कि इसमें मतलब तीन चीजों की मिक्स होती है। जो बाइंडिंग मटेरियल होगा वो सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है, जिप्सम हो सकता है एक्सेट्रा। हम कुछ लाइट वेट एग्रीगेट का भी यूज करेंगे, LWA, जैसे कि हम यूज, और लाइट वेट पोरस एग्रीगेट का यूज करेंगे एज ए फाइन मटेरियल, जैसे कि फ्यूमाइस एंड सिंडर का भी थोड़ा यूज करेंगे। और भी एक चीज हम यूज करेंगे, सैंड को भी यूज करेंगे हम। सैंड, और ये सैंड थोड़ा भारी भरकम वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मोर्टार ये हैवी आपको बनानी है तो जो सैंड होना चाहिए वो भारी भरकम रॉक से आना चाहिए, जैसे कि बेराइट, ये रॉक का नाम बता रहा हूं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट एक्सेट्रा। ओके, इन सब पत्थरों से अगर रॉक आती है तो आपका भारी भरकम, सॉरी इन सब पत्थरों से अगर सैंड आती है तो उसका डेंसिटी अधिक होता है, तो ओवरऑल आपका मोर्टार का जो वेट होगा वो बढ़ जाएगी। प्लस और कुछ एडमिक्सचर मिलाना है तो वो भी आप मिला सकते हो, समझ रहे आप? तो ये सब कुछ थे खास तरह के मोर्टार जो कि आपका इंपॉर्टेंट थे, खास तरह का कुछ कुछ मोर्टार। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि देखो, अगर आप प्लास्टरिंग वर्क कर रहे हो, प्लास्टरिंग वर्क, तो मेरे पास दो मोर्टार है। एक मोर्टार है मेरे पास लाइम मोर्टार, दूसरा मेरे पास है सीमेंट मोर्टार। मैं आपको बोलूंगा कि आप एक अच्छे इंजीनियर हो और लाइम मोर्टार और सीमेंट मोर्टार के अंदर में आप कौन सा मोर्टार सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे फॉर प्लास्टरिंग वर्क? तो इसका सीधा सीधा जवाब है भाई कि हम लाइम मोर्टार को सिलेक्ट करने का कोशिश करेंगे।
लाइम मोर्टार सीमेंट मोर्टार के कंपैरिजन में प्लास्टरिंग वर्क के लिए हर एंगल से कोई भी एंगल देख लोगे, हर एंगल से ज्यादा अच्छा होगा। बस स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इसमें स्लो होती है, लेकिन होती है, ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं होगा। देखो प्लास्टरिंग करोगे तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि आपका क्रैक वगैरह ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइम मोर्टार को अगर यूज करेंगे हम तो इसमें क्रैक जल्दी होगा नहीं, क्योंकि ये सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है, बताया था मैंने। तो जो भी क्रैक डेवलपमेंट होगा वो अपने आप भर जाएगा। ओके, तो फॉर प्लास्टरिंग वर्क lime mortar is superior than सीमेंट मोर्टार। बहुत सारे रीजन है, जैसे कि सेल्फ हीलिंग ऑफ क्रैक मैंने बताया, क्रैक डेवलपमेंट भी बहुत कम होगी क्योंकि श्रिंकेज कम होगी, वर्केबिलिटी ऑफ लाइम मोर्टार काफी अच्छी होगी, जो कि प्लास्टरिंग के लिए डिजायरेबल है क्योंकि आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। समझ रहे हो आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो इस बात को पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यहां तक आपने देखा। एक बात ध्यान रखिएगा कि सीमेंट मोर्टार के केस में अगर मिक्स प्रोपोर्शन 1:3 है, इससे ज्यादा रिच मिक्स का हम यूज जनरली नहीं करते मैसनरी वर्क के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा रिच मिक्स करने का मतलब जैसे कि 1:2 या फिर 1:1 कहूं, तो 1:3 का जो सीमेंट मोर्टार है वो इससे ज्यादा रिच है। रिच मतलब अमीर। ओके, तो सीमेंट मोर्टार रिचर देन 1:3 इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर मेसनरी वर्क। ऐसा एक नोट बना के लिख लो, बिकॉज श्रिंकेज विल बी मोर, क्योंकि रिच मिक्स में श्रिंकेज ज्यादा होता है, इसलिए 1:3 तक का सीमेंट मोर्टार आप मेसनरी वर्क के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है ना। अब चलिए, अब कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान देना आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोर्टार में स्ट्रेंथ के ऊपर बात करूं, मोर्टार की स्ट्रेंथ के ऊपर, तो जनरली एक मैसनरी का स्ट्रेंथ, ठीक है, मान लो आप एक ईंटे का दीवार बना रहे हो, वाल बना रहे हो। अब मैं आपसे पूछूं कि वो जो ईंटे का दीवार बनाया है उसका स्ट्रेंथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो उसका स्ट्रेंथ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो डिपेंड करेगी आपको मोर्टार की स्ट्रेंथ के ऊपर, दूसरा डिपेंड करेगी ईंटे की स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि मान लो आपका मोर्टार बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मोर्टार का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका ईंटा बहुत ज्यादा कमजोर है, तो क्या ओवरऑल मैसनरी की स्ट्रेंथ मिलेगी? कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि ईंटा ही आपका कमजोर है। तो मोर्टार काफी स्ट्रेंथ होने का क्या मतलब है फिर? समझ में? और एक चीज है, देखो, मोर्टार को बहुत ही कमजोर मोर्टार पे यूज नहीं कर सकते। लीन मोर्टार, कमजोर मोर्टार मतलब लीन, LEAN, लीन मोर्टार का भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते। लीन मोर्टार जैसे कि लेट्स सपोज मैं सीमेंट मोर्टार के केस में बात कर रहा हूं, आपके पास एक मोर्टार है 1:10 का, इसमें बताओ भाई क्या हुआ, इसमें बताओ। तो देखो 1:10 का जो सीमेंट मोर्टार है ना, ठीक है, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? इसमें सीमेंट कंटेंट बहुत कम हो जाएगा, सीमेंट कंटेंट बहुत कम हो जाएगी। तो अगर सीमेंट कंटेंट बहुत कम हो गई तो इस कारण से क्या होगा, कहीं ना कहीं सीमेंट के कारण एक स्ट्रेंथ आती है, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है, वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, कोहेसिवनेस कम हो जाएगी। ओके, बाइंडिंग reduces, cohesiveness reduces, workability reduces, strength reduces, ड्यूरेबिलिटी reduces, weathering resistance reduces, सब कुछ कम हो जाएगा। इसलिए बहुत ही कमजोर सीमेंट मोर्टार या फिर लीन सीमेंट मोर्टार इज जनरली नॉट सुटेबल। ये पोरस हो जाता है, इट गिव्स पोरस जॉइंट, और फ्रोस्ट एंड फ्रीजिंग रेजिस्टेंस भी आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मैसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए इसलिए जनरली हम यूज करते हैं फॉर 1:6 सीमेंट मोर्टार। ठीक है, नाउ दूसरी बात, अगर आपका
सीमेंट मोर्टार में या फिर कंक्रीट में माइका अगर प्रेजेंट है, अर्बरक, ओके, माइका, ओके, फाइन एग्रीगेट में, ये किस फॉर्म में हो सकता है? फाइन एग्रीगेट में आपको माइका पाया जा सकता है। जस्ट ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रखनी है और एग्जाम में आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपने बातें अगर सुन के रखी है तो डायरेक्ट एग्जाम में टिक लगा दोगे, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपका माइका प्रेजेंट है तो इट रेड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार और कंक्रीट, इट रेड्यूसेस स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करता है, और ये कहीं ना कहीं टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या फिर सीमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमने इससे पहले स्टडी कर चुका है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 to 15% होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हुआ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार या फिर कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार और कंक्रीट, ओके। तो दोनों तरह का स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करेगा एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब जरा मैं मोर्टार के ऊपर बताता हूं, सीमेंट मोर्टार के ऊपर बताता हूं। सीमेंट मोर्टार को जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन अगर मैं इसका आपको बताऊंगा तो इसको जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, और ये जो स्ट्रेंथ है ये 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और मोर्टार का, सीमेंट मोर्टार का 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं इसका जानकारी मैंने दे दिया है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नाउ, तो ये क्या है देखिए, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ में 2 कैटेगरी है, H1 H2। H1 कैटेगरी ऐसा कैटेगरी है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm तक का होता है, पर mm स्क्वायर तक का होता है। H2 कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6 से 7.5 न्यूटन पर mm तक का होता है, पर mm स्क्वायर एक्चुअली। दूसरा ये हो गया हाई स्ट्रेंथ। दूसरा मीडियम स्ट्रेंथ कैटेगरी, मीडियम स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ में अगेन 3 कैटेगरी होते हैं, M1 M2 M3, M1 M2 M3। अब इसका मैं क्लासिफिकेशन बताऊं तो M1 वो होता है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 से 5 तक हो न्यूटन पर mm स्क्वायर। M2 वो होता है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2 से 3 तक हो न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर M3 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी अगर जो बचता है आपके दिमाग में जो भी आ रही होगी वो सही आ रही होगी, लो स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ, हाई मीडियम लो। लो स्ट्रेंथ में बात करूं तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है, L1 L2। L2 का बात करें तो 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट बस समय दीजिए। कहाँ गया पेन, जस्ट ए मिनट। पेन फंस गया था हमारा। तो L1 में 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और L2 में अगर मैं बात करूं तो 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात इधर है कि मोर्टार का जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, सबसे हाई स्ट्रेंथ जो है वो 10 तक का है, और सबसे कम स्ट्रेंथ जो है वो 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक का है, ठीक है। जो सबसे कम स्ट्रेंथ वाला है वो कहां तक है, 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक का है। इसके बाद तो जितने भी बाकी सब बातें हैं उसको तो हमने डिस्कस कर रखा है। हम किस, जैसे कि बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड का जो कंसेप्ट है उसको हमने डिस्कस कर रखा है एग्रीगेट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो बल्किंग ऑफ सैंड जनरली फाइन सैंड में सबसे ज्यादा बल्किंग होता है, और जैसे जैसे सैंड की दाना मतलब ग्रेन साइज इंक्रीज होती है बल्किंग परसेंटेज कम होते रहता है, ओके। जनरली ये देखा गया है। बल्किंग ऑफ सैंड में अगर कुछ याद रखनी है, बल्किंग ऑफ सैंड ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही अपने आप में, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको मैंने डिटेल में अच्छे से समझा रखा है, आपको आपके पास नोट्स होगी
देखो जनरली होता क्या है, 5 to 8% अगर मॉइस्चर कंटेंट हो, ठीक है, सैंड में, इस कारण से सैंड की जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाती है 20 से 40% तक, ठीक है। और ये जो बल्किंग ऑफ सैंड के पीछे जो फेनोमेना है, इट इज अपरेंट कोहेजन, अपरेंट कोहेजन। इस कारण से वो एक हनीकम स्ट्रक्चर बना देती है, हनीकम स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, जिस कारण से इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है। समझ में आया? यही था आपका बल्किंग ऑफ सैंड। फाइन सैंड में बल्किंग ज्यादा होता है, फाइन सैंड में बल्किंग ज्यादा होता है, ठीक है। ड्राई सैंड में बल्किंग कम होगा। और एक बात याद रखनी है बल्किंग ऑफ सैंड से कि कंप्लीटली ड्राई सैंड, इसका ये जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, ये बल्किंग ऑफ सैंड का जो मैंने कर्व बनाया था, उस कर्व से मैं ये पॉइंट लिखवा रहा हूं। कंप्लीटली ड्राई सैंड एंड कंप्लीटली सैचुरेटेड सैंड। कंप्लीटली सैचुरेटेड या कंप्लीटली फ्लडेड या फिर सबमर्ज्ड, मतलब कोई सैंड पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। कंप्लीटली फ्लडेड सैंड का जो वॉल्यूम होगा सेम होगा, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। बस इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। और जब बाय वॉल्यूम हम प्रोपोर्शनिंग करेंगे, बाय वॉल्यूम प्रोपोर्शनिंग, तो उस वक्त हमें बल्किंग ऑफ सैंड को कैलकुलेट करना होगा और हमें जितना भी सैंड की कमी आ रही है उसकी पूर्ति करनी होगी। और बल्किंग ऑफ सैंड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें हमने आपको बता रखा है, ठीक है, उस वाले चैप्टर में, मोर्टार वाले चैप्टर में। तो बस ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बल्किंग ऑफ सैंड से एनी टाइम आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये सब चीजें आपको पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग क्या है? ग्राउटिंग में ग्राउट का यूज करते हैं। व्हाट इज ए ग्राउट? एक ग्राउट जो है ना, इट इज नथिंग बट एक तरह का मोर्टार ही होता है, लेकिन मोर्टार ये जो होता है ये स्लरी टाइप का होता है। स्लरी कहने का मतलब है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा होती है, ये मतलब फ्लो हो सकता है, ठीक है। इसको पोर किया जाता है, जैसे बाल्टी में डाल लो और उसके ऊपर, उसके बाद आप जैसे पानी को ढालते हो ना, उसी तरह से इस ग्राउट को भी पोर किया जाता है। समझ में आ? ये नहीं कि जैसे हम प्लास्टरिंग करते वक्त मोर्टार को स्प्रेड करते हैं ट्रोवेल को यूज करके, ऐसा 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 इसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक ग्राउट का मतलब ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी होगी, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी जो है फ्लूइडिटी होगी, ओके, मतलब ये पानी जैसा थोड़ा होगा। और ऐसे मोर्टार को अगर हम यूज करें अपने कंस्ट्रक्शन में, तो ये बेसिकली ग्राउटिंग के पर्पज से यूज होता है। ग्राउटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? मान लो क्रैक वगैरह डेवलप हो रहा है स्ट्रक्चर में, तो उस क्रैक को फिल करने के लिए हम ग्राउटिंग करते हैं। मान लो टनल है, आपने टनल बनाया, ठीक है, आपने क्या बनाया? टनल। तो टनल के अगल बगल इधर क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी, अर्थ और टनल का जो वॉल है, इसके बीच में गैप होगा। उस गैप में आप कंक्रीट, ये मोर्टार ग्राउट फिल कर दो। उससे होगा क्या? जो मिट्टी से जो अर्थ प्रेशर है, ये ग्राउटिंग के थ्रू से, ग्राउट के ऊपर से आते हुए इस वॉल के ऊपर आएगा, तो मतलब जो अर्थ प्रेशर है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे ग्राउटिंग की एप्लीकेशन है। समझ में आ रहा है? ग्राउटिंग, आप सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम ग्राउटिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट पर्पस है ग्राउटिंग का। मान लो अगर कहीं पे क्रैक बहुत ज्यादा चौड़ा है, वाइड क्रैक है, तो हम ग्राउटिंग कैसे करते हैं? बाय यूजिंग पंपिंग। हम पंप कर देते हैं विद सम एप्लीकेशन और विद सम प्रेशर, हम पंप अप्लाई करते हैं, ओके, और हम ग्राउटिंग करते हैं। सो दीज आर सम बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राउटिंग। तो लिखिए ग्राउट के बारे में। ग्राउट इज ए मिक्सचर ऑफ, देखिए, ग्राउट is a mixture of water, cement and sand of fluid consistency, and is used to fill the void and joint in masonry, and to repair
to repair the crack is known as grout. ठीक है, देखो अभी अगर पानी, एक कंसेप्ट आपके पास पहले से पता है, अगर किसी भी मोर्टार बना रहे हो, कंक्रीट बना रहे हो, उसमें अगर बहुत ज्यादा पानी दे रहे हो तो बहुत ज्यादा पानी इवोपरेट भी करेगा, जब वो सेट होगा तो श्रिंकेज बहुत ज्यादा होगा, क्रैक डेवलपमेंट ज्यादा होगा। सो चूंकि ग्राउट के केस में मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ग्राउट के केस में आपको बहुत ज्यादा पानी यूज करोगे ताकि उसका कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ा पानी जैसा हो, स्लरी जैसा हो, ठीक है, तो उस चीज को हम ग्राउट कहेंगे। तो देखो अगर बहुत ज्यादा पानी भी हम यूज नहीं कर सकते, अगर बहुत ज्यादा पानी भी यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा श्रिंकेज, क्रैक वगैरह फिर इसमें ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी कभी हम एडमिक्सचर्स का भी यूज कर सकते हैं इन ग्राउट प्रिपरेशन, ग्राउट एडमिक्सचर्स की, जिस कारण से आपकी एक वर्केबिलिटी मेंटेन रहे, एक फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, प्लस आपका जो वाटर रिक्वायरमेंट है ये कम हो। हम यही कोशिश करेंगे ग्राउटिंग अपना प्रॉपर्टी बनाए रखे ग्राउट का, लेकिन कम से कम पानी का यूज करना अपने को, नहीं तो श्रिंकेज ज्यादा होगा। ठीक है, अब इस चीज को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज सम ग्राउटिंग एडमिक्सचर। क्लियर है? ओके, वेल इसकी एप्लीकेशंस लिखिए, यूज के बारे में लिखिए। लिखिए पहला, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज the bearing capacity of soil, the bearing capacity of soil by injecting grout into soil, by injecting grout into soil। सेकेंड, देखो डैम में जब आपने कंक्रीटिंग किया तो उसके बाद जब आपका कंक्रीट सेट या हार्ड होगा तो उसमें बहुत सारे क्रैक डेवलपमेंट हो जाएंगे, तो उन क्रैक्स को फिल करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, इट इज ग्राउटिंग प्रोसेस। हम वहां पे ग्राउट फिल कर सकते हैं टू फिल अप दी क्रैक्स डेवलप्ड। ये ग्राउटिंग इज यूज्ड इन डैम, ये शॉर्ट नोट के रूप में आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लिखवा रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछे जा सकता है कि ग्राउटिंग का काम क्या है, टू फिल द क्रैक। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट अगर पूछे तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा तो स्ट्रेंथ आएगा ही आएगा क्योंकि वहां पे सीमेंट आप यूज कर रहे हो, है ना, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फिल अप द क्रैक। ओके, तो ग्राउटिंग इज यूज्ड इन डैम टू फिल द क्रैक, टू फिल क्रैक। और ग्राउटिंग देखो, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने क्या बताया, ग्राउटिंग के केस में जो मोर्टार बनता है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा फ्लूइडिटी होता है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल सीमेंट मोर्टार। ठीक है, मतलब ग्राउटिंग को हम पोअर करते हैं, पोअर, स्प्रेड नहीं करते। ठीक है, जैसे हम ट्रोवेल को यूज करके प्लास्टरिंग करते वक्त नॉर्मल मोर्टार को स्प्रेड करते हैं, उस तरह से ग्राउटिंग को स्प्रेड नहीं किया जाता। इसको बाल्टी में ले लोगे, ढाल दोगे, या फिर पाइप के थ्रू से पंप कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो उतना ज्यादा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। टू फिल क्रैक डेवलप्ड आफ्टर सेटिंग and hardening of concrete नेक्स्ट इसमें अगर लिखना है कुछ तो ये लिख सकते हैं, और एक एग्जांपल लिखिए, ग्राउटिंग इज डन टू फिल द गैप बिटवीन टनल वॉल एंड बैकफिल अर्थ, टू फिल द गैप बिटवीन tunnel wall and surrounding earth such that the earth pressure from surrounding earth is distributed uniformly, such that the earth pressure from surrounding wall is distributed uniformly
is distributed uniformly. ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो कहीं पे क्रैक बहुत ज्यादा है, ज्यादा चौड़ा क्रैक है और ऐसे क्रैक के लिए आपको ग्राउटिंग करनी है, तो वहां पे हम पंपिंग का यूज करते हैं। ओके, फॉर वाइड क्रैक grout is poured under pressure by pumping. Grout is poured under pressure by pumping. ओके, तो इजी है, सिंपल बातें हैं, ध्यान में रहेंगी। ओके, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ गया तो बस आपको इतना लिखना है किसी भी तरह से। अभी देखिए और एक चीज मिलती है, ग्राउटिंग जैसा ही है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ग्यूनाइट या फिर शॉर्टक्रीट। गनाइट और शॉर्टक्रीट, देखो जैसे कि नाम है कि गनाइट या फिर शॉर्टक्रीट, मतलब क्या है, हम कोई, मेरे पास एक गन होगा, एक बंदूक जैसा होगा, ठीक है, मतलब गन या बंदूक कहने का मतलब उसका नोजल होगा, एक नोजल होगा, उस नोजल के थ्रू से कंक्रीट जो है, सॉरी जो मोर्टार है वो प्रेशर से निकलेगा, बहुत ही अधिक प्रेशर से निकलेगा, और जहां पर भी मान लो कहीं पर क्रैक वगैरह डेवलप्ड है, ठीक है, किसी सरफेस को रिपेयर करना है, तो वहां पे उस मोर्टार को आप प्रेशर से अप्लाई कर दोगे, स्प्रेड करवा दोगे। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको कहा जाता है गनाइट या फिर शॉर्टक्रीट एप्लीकेशन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव अपना है, इसका ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। कभी कभी तो गनाइट या फिर शॉर्टक्रीट जो इतना प्रेशर से आप अप्लाई करते हो, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 42 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक पहुंच सकती है। गनाइट या फिर शॉर्टक्रीट बनाते वक्त जो मोर्टार का हम यूज करेंगे, उसकी जो डेंसिटी होती है वो एवरेज डेंसिटी 2300 केजी पर मीटर क्यूब तक की होती है। गनाइट या फिर शॉर्टक्रीट अप्लाई करने के बाद हमको क्यूरिंग करना पड़ता है कम से कम 7 दिनों तक। गनाइट या फिर जो शॉर्टक्रीट है हम लगभग 40 से 50 एमएम के लेयर में अप्लाई करते हैं हमेशा। समझ में आ रही है बात? ओके, गनाइट या फिर जो शॉर्टक्रीट है इसको अप्लाई करने का दो तरीका है, या फिर आप सूखे मोर्टार को अप्लाई कर दो या फिर वेट मिक्स को अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ड्राई मिक्स प्रोसेस, वेट मिक्स प्रोसेस, देखा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई मिक्स प्रोसेस इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ वेट मिक्स प्रोसेस। ये सारे जो बातें, ये सारे मतलब रिसर्च ओरिएंटेड बातें, ठीक है, ऐसे किसी को पता नहीं चलता है, रिसर्च किया जाता है तब जाके पता चलती है। तो शॉर्टक्रीट या फिर गनाइट के बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में लिखेंगे। सो इसको लिखने से पहले कुछ इमेजेस देखिए। ये देखिए, ये बंदा क्या कर रहा है, एक पाइप के माध्यम से, उसके हाथ में एक नोजल है और इस नोजल के माध्यम से ये मोर्टार को स्प्रेड कर रहा है इस सरफेस के ऊपर जिसको आपको रिपेयर करनी है। समझ में आ रहा है? इस सरफेस के ऊपर ये स्प्रेड किए जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गनीटिंग, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर से, ये देखिए इस तरह का होता है आपका, इसको होस पाइप कहा जाता है, जिसमें प्रेशर के माध्यम से और नोजल के थ्रू से आपका मोर्टार बाहर निकलता है, होस पाइप, और ये आपका नोजल है। ओके, और इमेजेस देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पर भी आपका शॉर्टक्रीट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, या फिर गनेटिंग किया जा रहा है, यहाँ पे नोजल के माध्यम से जो लाइनिंग किया जाता है, ये क्या कर रहे हैं, स्विमिंग, लाइनिंग ऑफ स्विमिंग पूल, लाइनिंग ऑफ स्विमिंग पूल। और देखिए, ये देखिए, ये ढलान है, कोई स्लोप है, चट्टानों का स्लोप है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि ये चट्टाने यहाँ से ढल के मतलब टूट के रोड पे गिर जाए, तो इसके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, इसके स्लोप का स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फिर गनीटिंग या फिर ये अप्लाई किया गया है, शॉर्टक्रीट अप्लाई किया गया है ना। तो वेरियस एप्लीकेशंस हैं इसके, तो इसके बारे में लिखिए, गनाइट या फिर शॉर्टक्रीट। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, शॉर्टक्रीट, शॉर्टक्रीट मतलब शॉर्ट के माध्यम से अप्लाई होगा, मतलब किसी एक कोई प्रेशर के साथ अप्लाई होगा। शॉर्टक्रीट is the application of concrete or mortar
conveyed at very high velocity, conveyed at very high velocity through a hose, through a hose and delivered through the nozzle, through a nozzle onto a surface, onto a surface to be repaired, to be repaired. ओके, जिस सरफेस को रिपेयर करना है उस पे अप्लाई कर लोगे एक प्रेशर के साथ नोजल के माध्यम से। क्योंकि इसको स्प्रे किया जाता है तो इसको स्प्रेड कंक्रीट भी कहा जाता है या फिर एयर ब्लून मोर्टार, इसका और भी दो अलग अलग नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेड कंक्रीट और एयर ब्लोन मोर्टार। इसकी जो रिकमेंडेशन है ये तभी यूज किया जाता है, शॉर्टक्रीट का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ मोर देन 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हो। ओके, व्हेन यू रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हायर देन 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखिए, इट इज रिकमेंडेड DED for strength more than 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये दो तरीके का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। जस्ट ए मिनट। पहला ड्राई मिक्स प्रोसेस, दूसरा वेट मिक्स प्रोसेस। तो देखो, ड्राई मिक्स प्रोसेस में क्या होता है, ड्राई मिक्स प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास एक टैंक होगी, इस टैंक से आपका होस पाइप कनेक्टेड होगा और इस पे नोजल लगा होगा। ठीक है, इसमें आप ड्राई मिक्सचर डाल दोगे सीमेंट और सैंड का, ड्राई इंग्रेडिएंट। मोर्टार ही तो है, सीमेंट सैंड डाल दिया, ये होस पाइप और ये नोजल। तो अभी प्रेशर के साथ ये ड्राई मिक्स इस होस पाइप के थ्रू से आएगा, ये नोजल से बाहर निकलेगा। तो ये अभी ड्राई है, ठीक है, ज्यादा पानी वाली कुछ नहीं डाला है। पानी कहाँ पे डाला जाता है, जब जब आपका ये ड्राई मिक्स नोजल को छोड़ रहा हो ना, और जिस भी सरफेस पे आप अप्लाई करोगे उस पे अप्लाई करोगे, तो उस दौरान यहाँ पे पानी डाला जाता है नोजल से, जब वो लीव कर रहा है। ठीक है, इस दौरान इस पे पानी डाला जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्राई मिक्स प्रोसेस। और वेट मिक्स प्रोसेस में क्या है, आपका पूरा का पूरा मोर्टार जो भी आपने स्लरी बना रखा है उसको डायरेक्टली आप अप्लाई कर दोगे प्रेशर के साथ। ओके, उसको वेट मिक्स प्रोसेस कहते हैं। ड्राई मिक्स प्रोसेस का जो एक स्पेशल नेम है, मतलब ड्राई मिक्स को अगर हम गनीटिंग मतलब अप्लाई करते हैं प्रेशर के साथ, स्प्रे करते हैं, तो इस प्रोसेस को खास करके गनाइट कहा जाता है। ठीक है, और शॉर्टक्रीट क्या है, शॉर्टक्रीट में ड्राई मिक्स हो या वेट मिक्स हो, दोनों का ओवरऑल नेम means application of concrete with pressure is called shotcrete, but application of dry mix with pressure on some surface is called as gunite। ध्यान रखना ये डिफरेंस। ठीक है, हो सकता है पूछ ले कभी, छोटी सी बात है, बेसिक सी बातें हैं। नाउ लिखिए वेट मिक्स, complete wet mixture, complete wet mixture is sprayed
is sprayed directly under pressure. Okay, is sprayed directly under pressure over a surface. Over a surface. एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, और वो बात क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई मिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई मिक्स is greater than strength of wet mix, is greater than strength of wet mix. Next, gunite is done in layer. Gunite is done in layer of 40 to 50 mm. Next, a good well cured gunite gives compressive strength up to 42 Newton per mm square. Curing is done for 7 days. Curing is done for 7 days. इसका यूजेस लिखिए. बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि रिपेयरिंग damaged surface of a tunnel due to fire or earthquake, or chemical attack. ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? लाइनिंग किया जाता है. सेकेंड, लाइनिंग ऑफ स्विमिंग पूल. लाइनिंग ऑफ स्विमिंग पूल. Next, stabilizing the earth excavation. Stabilizing the earth excavation stabilizing slopes, rock or earth slope. Applying protective coating. Applying protective coating over pre-stressing wire. Over pre-stressing wire. And steel pipes, एक्सेट्रा. ये सारे कुछ कुछ यूजेस थे, मैंने आपको बता दिया. तो एग्जाम में आ जाए तो इतना लिख दो, फुल मार्क मिल जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्टिव पर्पज से यही ध्यान रखना कि इसको प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है, प्लस इसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? 1:1.5. सीमेंट मोटर अगर यूज करें तो 1:1.5 होता है. ये बात आपको ध्यान रखना है. और फिर आपको ध्यान रखना है, अच्छा ये यहाँ पे 1.5. फिर आपको क्या ध्यान रखना है? ये दो तरीके का होता है, ड्राई मिक्स, वेट मिक्स. ड्राई मिक्स का स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है वेट मिक्स के कंपैरिजन में.
40 से 50 mm के लेयर में ये अप्लाई की जाती है। इसका जो यूज है वो लाइनिंग के पर्पज से हम यूज करते हैं। अगर कोई सरफेस डैमेज हो गया तो लाइनिंग करने के लिए इसका यूज होगा। स्लोप का स्टेबिलिटी करने के लिए इसका यूज होगा। ठीक है, इमेजेस दिखाया, स्विमिंग पूल का लाइनिंग करते हैं इसको यूज करके। नाउ और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि गनाइट और शॉर्टक्रीट के बीच में डिफरेंस क्या है। शॉर्टक्रीट में ड्राई और वेट दोनों आता है, गनाइट में केवल ड्राई आता है जनरली। ठीक है, इतने बेसिक बातों को ध्यान रखना, काम बन जाएगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा ब्रिक मैसनरी के बारे में। अभी ब्रिक मैसनरी में जो यूज होने वाला चीज है मोर्टार, इसके बारे में हमने देख लिया, बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ब्रिक मैसनरी के बारे में, तो बहुत सारे टर्म बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताऊंगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर बताऊंगा। ओके, बॉन्ड मतलब स्ट्रेचर बॉन्ड क्या है, इंग्लिश बॉन्ड क्या है, हेडर बॉन्ड क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, इन सब चीजों को बताएंगे। फिर कुछ ब्रिक वॉल अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसका स्लेंडरनेस रेशियो वगैरह क्या होगा, ब्रिक मैसनरी में क्या 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 डिफेक्ट हो सकते हैं, इनके ऊपर जरा चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इस सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, खत्म हो जाएगा अपना ब्रिक मैसनरी। फिर एक चैप्टर मात्र बचेगी इंपॉर्टेंट, टिम्बर, वो जल्दी से कवर करवा दूंगा। फिर तो उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं, बिटुमिन वगैरह ये वो, और कंक्रीट का जो हमने छोड़ रखा है उसको कवर करवाएंगे हम। ओके, वेल, गुड लक।